हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम पिछली क्लास में हमने 5वें चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम अध्याय जो है वो 6 स्टार्ट करें, जिसका नाम है हमारे आसपास की सामग्री। तो हम जानेंगे हमारे आसपास की सामग्री क्या है, किन किन वस्तुओं से मिलकर बनी होती है और किस तरीके से बनाते हैं, क्या पुराने टाइम में हुआ करती थी और आज किस तरीके से करते हैं बनाते हैं उसे। तो इन सब के बारे में जानें, इनकी भट्टियाँ वगैरह सब बारे में यहाँ पे श्लोक दे गए। तो अब मैं इस पैराग्राफ में क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, मोटे समझा देती हूँ सीधा। इसमें बता रखा है कि ग्रीष्मकाल के अवकाश के बाद जब दो बच्चे, जिसका नाम है गुलन और शीत, अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित होते हैं। दूसरे दिन वो अपनी स्कूल में जाते हैं तो अपनी कक्षा में बातें करते हैं आपस में और पूछती है, शीत पूछती है कि आज तुम स्कूल में क्या लेके आए हो। तो गुलन कहता है कि मेरे पास नोटबुक है और शीत के पास नोटबुक और पेन दोनों है। इस तरह से बातें करते हैं। तो इतने में क्लास में मैम आ जाती है विज्ञान की, और जिनका नाम है विद्या जी, और वो आके बच्चों से बातचीत करती है और बच्चों को बताती है, चलो बच्चों आज हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। और वह पूछती है, तो इसमें बता रखा है कि जो मैम है वो बातें करती है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हम उनके बारे में जानेंगे। बता रखा है कि वस्तुएं एक दूसरे की किस प्रकार एक दूसरे से समान होती हैं, किस प्रकार भिन्न होती हैं। किसी का वजन हल्का होता है, कुछ वस्तुएं भारी होती हैं, कुछ आकार में भिन्न होती हैं, कुछ कलरों में भिन्न होती हैं, कुछ वस्तुएं से जिन्हें छूकर हम स्पर्श करते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। सामग्री जैसे कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी या इन चीज़ों से बनी होती है। तो आज हम इस क्लास में इन सब के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि मिश्रण सामग्री का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ या पदार्थों का जो मिश्रण होता है वो सामग्री कहलाती है। यानी कुछ भी हम वस्तु बनाते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं और उन सभी पदार्थों का जो मिश्रण होता है उन सबको मिलाकर के जो एक नई वस्तु बनाते हैं, तो वो और जो पदार्थों का मिश्रण होता है उन्हें ही पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहते हैं। चलो, इसमें बता रखा है, यहाँ सामग्री दे रखी है बच्चों के लिए। बता रखा है कि आप कोई भी दो वस्तु या कोई भी चीज़ लो, मतलब यहाँ पे अवलोकन करने की बात की गई है। और फिर देखो कि जैसे कोई यहाँ पे कुर्सी, कुछ भी टेबल, किताब, पेंसिल वगैरह कुछ भी लो, आप जो भी वस्तु लो और फिर उसके बारे में पता करो कि उनमें किस प्रकार की सामग्रियाँ ली गई है उन्हें बनाने के लिए। जैसे हम बात करें कुर्सी की बात करें तो कुर्सियाँ जो होती है वो प्लास्टिक की भी होती हैं, लोहे की भी होती हैं, लकड़ी की भी बनी होती है, जिनमें से कुछ एक में लकड़ी और लोहे को मिलाकर भी बनाई जाती हैं। तो ये इनमें जो आपके नज़र में आए जो भी वस्तुएं ले और उनमें पता करो कि किन किन सामग्री से इनका बना होता है। तो यहाँ एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें बता रखा है कि पुराने टाइम में जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले जो सबसे पुराने मिट्टी के बर्तनों के बारे में बता रखा है, जो 7000 से लेकर 8000 वर्ष पुराने मतलब पुराने बर्तन हैं उनके बारे में बता रखा है किस तरीके से वो बने होते हैं। और ये है कि जो इतना पुराना जो समय उस समय को BC से दर्शाते हैं। सामान्य संवत पूर्व ये टाइम पीरियड होता है। पहले जो 4000 से 5000 या 6000 से जो भी हम बोलते हैं ना, उनके पीछे जैसे 7000 BC लिखते हैं, यानी कि ये पुराने समय का एक शॉर्ट फॉर्म होती है दर्शाने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि गंगा के मैदानों जैसे लुहारा देवा में और बलूचिस्तान का स्थान है मेहरगढ़ में पाए गए हैं। मतलब ये जो हम बातें करें मिट्टी के बर्तनों की बातें, वो यहाँ पे मिले हैं इन खुदाई के टाइम में। लगभग 4000 संवत पूर्व सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चौक घुमा करके बताया गया कि पहले जो चौक घुमा करके नई बनाए गए जो मिट्टी के बर्तनों की बात की गई है निर्माण किया जाता था। इनमें विभिन्न रंगों का प्रयोग सुरक्षात्मक रूप से सजावटी लेप, जिन्हें हम शिल्प कहते हैं, इनका प्रयोग किया गया था। और सजावटी पेंटिंग जैसे तकनीकी चीज़ों का उपयोग, जैसे ज्यामिति रूप से उसमें चित्र बनाए गए थे, या जहाँ के प्रसिद्ध जानवर होते हैं जैसे कोई भी हाथी, चिड़ी का उनकी मतलब वहाँ पे पेंटिंग की हुई होती है उन बर्तनों पर, उन जानवरों की। जैसे ये बर्तनों के प्रकार है, जैसे हंडियाँ, थाली, कटोरे, ये कई प्रकार की वस्तुएं बनाई गई थी। ये सब बताया गया कि इसमें सावधानी पूर्वक से इनका उन्हें साफ करते थे। किस तरह जो मिट्टी लेके आते हैं उन्हें छलनी से छान करके फिर उनको गूँथ करके फिर एक जो होता है ना पहिया आता है, उस पहिए के घूमते हुए आकार देते हैं, उसके भट्टी बोलते हैं, जिसके फिर उनको गर्म वो क्या बोलते हैं उसको, अग्नि, हाँ, फिर उसको ना
बटियाँ बोलते हैं, बटियों में पकाया जाता था। और बटियों में जो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं ना, उनकी विधि को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने के से लेकर के अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण के लिए व पुराने मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उनमें हम ये जैसे भोजन भी पकाते, उनमें कुछ सामान भी रखते, जैसे अनाज भी रखते हैं, तेल, घी इत्यादि रखने के लिए काम में लिया जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी हैं जो पुराने प्राचीन टाइम के हैं और बहुत बड़े बर्तन हैं, वो आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पड़े हैं। तो इसमें ये बता रखा है। तो आगे जो टॉपिक दे रखा है वो वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। कि वस्तुओं को समूह में जैसे हम बात करें तो किस वस्तुओं के आकार के आधार पर बांट सकते हैं, रंग क्या है उसके आधार पर, कठोरता, उसमें कोमलता, चमक, द्युतिहीनता, यानी कि कुछ में चमक होती है, कुछ में चमकहीन होती है, इन सब, या उसमें निर्माण करने में क्या सामग्री है, इन सब के आधार पर हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। तो ये सामग्री दे रखी है नीचे चित्र में, इनमें आप वस्तुओं को छाट सकते हैं कि कौन सी वस्तु आकार के आधार पर, कुछ में रंग है, कुछ सामग्री वगैरह, इन सब के आधार पर इनको अलग अलग समूह में बांट सकते हैं। इस प्रकार से हम जब वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर, आकार, रंग, इन सब के आधार पर समूह में विभाजित करते हैं, तो इस विधि को ही, या हम कहें इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब समूह, वस्तुओं को समूह में विभाजित करना, वर्गीकरण। और किस आधार पर करते हैं तो मैंने बताया, आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, या किस प्रकार की सामग्री लेके हम इसका निर्माण किया है, तो इस सब से हम उनको अलग अलग समूह में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये सब बस ये चीज़ इसमें बता रखी है। कुछ वस्तुओं को एक समान गुण भी होते हैं तो उसके आधार पर भी हम उनको विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ये वर्गीकरण के बारे में बता रखा है। फिर आगे बता रखा है कि आप खुद मतलब विचार करिए कि एक गिलास जो होता है, एक गिलास बनाने के लिए हम किस सामग्री को या किस वस्तु या धातु इनका उपयोग कर सामग्री का उपयोग करके हम गिलास का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है गिलास को हम ये यहाँ पे कागज़ से भी बना सकते हैं, कांच से भी, प्लास्टिक से भी, धातु से भी, ये सब बता रखा है। जिनमें से हमें पता है कांच, प्लास्टिक, धातु, इन सब के तो बने होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं आजकल। कागज़ की बात करें, और कागज़ से गिलास से नहीं बनाए जाते, क्योंकि कागज़ के अंदर हम पानी डालेंगे तो वो पानी को एक जल धारण, पानी को मतलब स्थायी रखने की जो है ना क्षमता नहीं रहती, क्योंकि कागज़ से वो निथर के बाहर निकल जाता है इस तरीके से। जैसे इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है, क्या हम खाना पकाने वाले बर्तनों को भी कागज़ से बना सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे। और इसमें बता कि कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि अगर पता ये उस गिलास बनाने के लिए हम उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करेंगे जिनमें जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है उसमें हम जल डालेंगे तो वो निकल जाता बाहर। जैसे कि इस लड़की यहाँ पे देखा कि बच्ची ने कपड़े में पानी डाल रही है और यहाँ से पानी नीचे निकल रहा है, यानी कि इसमें जल धारण करने की क्षमता ही नहीं है, जैसे कागज़ हुआ, कपड़ा हुआ, इन सब में नहीं होता है, तो इनसे हम गिलास नहीं बना सकते हैं। तो ये सब इसमें बता रखा है। ये हम कैसे निर्धारण मतलब किया जा सकता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। यह है, हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुण व उसके प्रयोजन के आधार पर ही करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाता है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्री का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक पेन की बात करें, एक पेन को हम किन किन सामग्री से बना सकते हैं, तो हम जानते हैं पेन को हम प्लास्टिक की भी पेन आती हैं, धातु की बनी हुई पेन होती हैं, स्याही जिसमें स्याही डलती है ना, जिनमें स्याही डलती है, या हम कहीं आजकल की लकड़ी की भी बनी हुई पेन आती हैं। तो प्लास्टिक, धातु और लकड़ी की बनी हुई पेनों का उपयोग करते हैं जिनमें स्याही डलती है। अब यहाँ पे दोनों ये बच्चे आपस में बात करें, ये बोल रहे हैं कि विभिन्न खेलों की गेंद बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है, विभिन्न खेलों की गेंद बनाने के लिए। तो इसमें ये कहता है कि क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, आप वैसे तो आपको पता ही होगा कि क्रिकेट की गेंद को हम टेनिस खेलने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। टेनिस की बॉलें अलग होती हैं, उनमें वज़न कम होता है, हल्की होती है, जबकि क्रिकेट की भारी बॉल होती है जो, और अलग ही वेदर अलग या कहें तो धातु अलग वेदर की बनी होती है। तो दोनों में ये अंतर होता है। ये आपसे में बात करें बच्चे। अब यहाँ पे दिखा रखा है कि क्रियाकलाप के रूप में है, ये क्रियाकलाप 6.4 पढ़ते हैं, और इसमें ये बता रखा है कि नीचे हमें 3 प्रकार की गेंद दे रखी है
और गेंद को बारे में तीन प्रकार की गेंद रखी है और हमें एक एक गेंद को उछाल के उसकी ऊंचाई के आधार पर हमें पता लगाना है कि कौन सी गेंद ऊंचाई के अनुसार कितनी टप्पे खाती है, कितना समय लेती है। तो इन सब के बारे में हमें पता लगाना है। यहाँ पे टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, हस्त व्यायाम की गेंद है जो व्यायाम करने वाली, ये सॉफ्ट फॉर्म की होती है, बहुत ही हल्की होती है ये। फिर टेनिस की गेंद होती है, ये ज़्यादा टप्पे खाती है, ऊंचाई से गिरेंगे तो ज़्यादा लंबाई, थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई डालेंगे तो या ऊपर फेंकने की बात करें मतलब नीचे, अगर नीचे फेंके तो ये ज़्यादा टप्पे खाती है, ये बहुत ही कम खाएगी। ये एकदम हल्की होती है तो शायद एक खाएगी नहीं, एक टप्पा खाएगी, ये ज़्यादा नहीं खाती है टप्पे। जबकि ऊंचाई से अब ऊपर की, जैसे ऊपर हाथ में लेके ऊंचाई की तरफ फेंकते हैं तो कौन सी ज़्यादा दूर तक जाती है, तो इसके आधार पर हमने बात करें तो सबसे ज़्यादा दूर पर जाएगी टेनिस की गेंद, सबसे ऊंची जाती है क्योंकि ये एकदम हल्की भी नहीं है, थोड़ा हल्का सा वजन होता है इसमें। जबकि क्रिकेट की गेंद भारी होती है तो ये मध्यम जाएगी। और हस्त व्यायाम की जो गेंद है तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा हल्की होने की वजह से ऊंचाई पर बिल्कुल भी, बहुत ही कम ऊंचाई पर जाती है। तो ये सब इसमें बता रखा है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है इस पैराग्राफ में कि खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में हम चर्चा करें और कि किस आकार की गेंद होती है, उनका रंग क्या होता है, उनका गठन का मतलब कुछ कोमल कठोर होती है, कुछ मुलायम होती है, वे कितनी ऊंचाई तक उछल सकती है, ये सब समझने का प्रयास करें। और विशिष्ट खेल के लिए और विशिष्ट प्रकार की ही या कुछ निश्चित सामग्रियों के आधार पर ही उन बलों को बनाया जाता है। तो इन सब के बारे में आप अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें क्लास में, सब एक दूसरे बच्चे मिलकर के। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिन भी सामग्री से बनी होती है उनके आधार पर हम समूह में विभाजित करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ वस्तु होती है जैसे किचन में एक व्यवस्थित तरीके से रखे होते हैं, जैसे मसाले वगैरह हुए या कुछ भी रसोई में सामान जो होते हैं वे जैसे एक जैसे बर्तनों को एक जगह रखा जाता है, गिलास को जैसे एक बराबर गिलास उनको एक जगह रखा जाता है। तो इस तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार एक पंसारी की दुकान होती है तो वो एक मसालों को एक कोने में रखता है, चीज़ों को मतलब इस तरह से व्यवस्थित करके रखा होता है। जैसे दाल अनाज दूसरे कोने में रखता है, इस तरह व्यवस्थित होते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे दवाई की दुकान, मेडिकल में भी इस तरह से दवाइयों को एक व्यवस्थित तरीके से रखा होता है। तो एक प्रकार की व्यवस्था होती है जो एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार हर प्रकार के जो गेम होते हैं, हर प्रकार के उन गेमों के आधार पर उनको अलग अलग उनकी सामग्री के आधार पर उनकी बोलें बनाई जाती हैं। तो आगे बता रखा है कि सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचाने कि जैसे पहचाने की कुछ धातुएं होती हैं, धातुओं में क्या गुण पाए जाते हैं। कुछ वस्तुएं धातुओं की तरह दिखती है लेकिन उनमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं, तो इनके बारे में हमें बता रखा है। जैसे कि बात करें विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की कटी हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे एक लोहे की छड़ है और एक बिना पॉलिश की भी होनी चाहिए। बिना पॉलिश की ताज़ी कटी हुई लकड़ी जो होती है जिनमें नमी होती है वो एक अलग होती है एक दूसरे से। वही जैसे लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम से भिन्न दिखते हैं। ये सारे धातु होती है लेकिन एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी होती है और लकड़ी से ये अलग होती हैं। अब बात करें वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करें। कागज़ से गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्यूमिनियम की पन्नी, पीतल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं भी वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े हम एकत्रित करें और अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है, यानी कि उनके गठन जिनको खुरदरी या चिकनी सतह बोलते हैं, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन भी करें। उनके समूह के आधार पर उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्राय चमकदार होते हैं, उन्हें द्युतिहीन यानी कि उनमें चमक का गुण पाया जाता है। ऐसी धातुएं होती हैं चमक वाली, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, ये धातुएं होती हैं जो चमकदार होती हैं जिनमें द्युतिमय यानी चमकदार होने का गुण पाया जाता है। जैसे कुछ ऐसी धातु होती हैं जो फीकी होती है, द्युतिहीन होती है, मतलब उनमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती लेकिन वो होती धातुएं हैं, है ना, और जिन्हें हवा या नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक भी खो देती हैं। प्राय केवल उनकी ताज़ी कटी हुई सतहों पर ही मतलब चमक देखने को मिलती है, बाकी वो द्युतिहीन होती हैं।
वे सामग्रियाँ जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। द्युतिहीन सामग्री वो होती है जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। द्युतिहीन सामग्री में कुछ जैसे कागज़ है, लकड़ी है, रबड़ है, जूट है, ये धातु भी नहीं होती है और इनमें धातु की तरह चमकने का या चमकदार होने का गुण नहीं पाया जाता है। एक पुरानी कहावत है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार सामग्रियाँ धातु नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी है जो धातु भी नहीं है लेकिन फिर भी उनमें धातु की तरह चमकदार रहने का गुण पाया जाता है। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके भी चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम, किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियाँ जो है वो धातु नहीं हो सकती, यानी कि हम उनको पॉलिश करके चमकदार बना देते हैं लेकिन हम कह नहीं सकते कि वो धातु हैं। तो ये फिर पॉइंट देखें कि कौन सी सामग्रियाँ कठोर होती हैं। जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों में संपीड़न यानी कि दबा के देखते हैं तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन होता है, वो अपनी अवस्था में ही रहते हैं। जबकि कुछ अन्य सामग्रियाँ जैसे रबड़ है वो आसानी से दब जाता है, एक बार सिकुड़ जाता है फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक, किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती है? मतलब जो सॉफ्ट होती है तो उसमें निशान पड़ जाते हैं, खरोंची जा सकती है। जैसे पत्थर है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे धातुएं क्या होती है? नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। जैसे रबड़ वगैरह हो गया, जूट हो गया, लकड़ी भी होती है। अगर ताज़ा कटी हुई लकड़ी होती है तो उनमें ये गुण पाया जाता है। जबकि अन्य सामग्रियाँ जिन्हें दबाया या खरोंचा नहीं जाता वो कठिन होती हैं, वे कठोर कहलाती हैं। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए जैसे रबड़ स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। कहने का मतलब है रबड़ जो है वो स्पंज टाइप का होता है, कठोर अवस्था में रहता है अपनी स्थिति, लेकिन फिर कठोर रबड़ हमें देखने को एक शेप में रहता है और कठोर रहता है, लेकिन फिर भी वो स्पंज और नरम होता है। लोहे भी एक शेप में रहता है लेकिन लोहा जो है वो कठोर होता है जिसमें स्पंज या दबाए संपीड़न का गुण नहीं पाया जाता है। तो इस सारणी में बता रखा है कि कठोर व नरम वस्तुएं और उनकी सामग्री जिनसे वे बनी होती हैं। तो ये बच्चों को करना है कि ईंट क्या होती है, ईंट कठोर होती है तो ईंट से पकी हुई मिट्टी, ईंट कैसे बनाई जाती है? तो ईंट जो है वो पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती है। जैसे जल की बोतल वैसे तो कठोर भी होती है, नरम भी होती है। आजकल लोहे की बोतल आती है, मिट्टी की भी बनी होती है। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक की कुछ ऐसी कठोर होती है, प्लास्टिक की होती है, कुछ नरम प्लास्टिक होती है जिन्हें हम दबाएं तो उसके ऊपर संपीड़न का गुण पाया जाता है, दब जाती है। जैसे तकिया सॉफ्ट होता है। गिलास मोस्टली गिलास सारे कठोर ही होते हैं। नरम गिलास प्लास्टिक का होता है जिसमें कुछ गर्म डालने से पिघल भी जाता है। प्लास्टिक की भी होती हैं। जैसे मेज़ है, मेज़ हमेशा कठोरी होती है। स्वेटर सॉफ्ट होती है, नरम होती है। इस तरह से आप स्वयं भी वस्तु को छाटें और उनको पता लगाए कि वो किन सामग्री से बनी होती है, क्या वह कठोर है या नरम है, इन सब बारे में बता सकते हो। तो आगे की जो चैप्टर है, आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आखिर 2-3 पेज हो रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके कि चीज़ें समझ में, पैराग्राफ में जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर करना ना भूलें।